ये तरीका इनका ये है कि साहब हम बंदूक दिखाकर और सारे संसार को ख़त्म करके और हम इस्लाम के चौधरी बन जाएंगे और हम संसार को चलाएंगे। तुर्की उसके साथ खड़ा है पाकिस्तान के साथ। और कौन कौन से देश हैं जो आमने सामने का युद्ध होगा जो कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकते हैं इस्लाम के नाम पर ही सही। ये उमर अब्दुल्ला बैठे हैं तभी से ही क्यों तेज हो गया? अभी तक तो ठीक चल रहा था, उमर अब्दुल्ला के बैठने के बाद ये सारी गतिविधियां तेज होने लगी। यानी कि सरकार भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है और लोगों को लगने लगा होगा अब सरकार बैठ गई, अब तो हम ही बैठ गए हैं। क्या ये संभव नहीं है कि पहले से वो तैयारी करके बैठे, पहले से उन्होंने तमाम कैलकुलेशन कर ली हो, पहले से वो इस तरह की तमाम संभावनाओं को एक्सप्लोर कर चुके हों कि भारत इस तरीके का जवाब देगा तो हम इस तरह जवाब देंगे, इस तरीके का जवाब देगा तो इस तरीके का जवाब देंगे, यानी अपना जाल पाकिस्तान ने बिछा लिया होगा। तो क्या हम किसी तरह पाकिस्तान के किसी जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो कहीं ये जो पहलगाम है वो इन सबसे माइंड हटाकर एक जगह कंसंट्रेट करने का तो नहीं है। तो ये हो रहा था कि भाई पाकिस्तान को कंट्रोल करना है, तो ट्रंप ने भी ये कहा था कि भाई बात किससे करनी है ये पता नहीं है। आईएसआई से बात करनी है, सेना से बात करनी है, जिहादी संगठनों से बात करनी है, सरकार से बात करनी है, आखिर वहां बात किससे करें ये बड़ी बात है। नमस्कार। पहलगाम हमले के कुछ नए वीडियो सामने आए हैं जिसमें उस दिन जो नृशंस नरसंहार आतंकियों ने किया था उसके नए एंगल सामने आए हैं। उस पर आज हम चर्चा करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान पर चर्चा करेंगे, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहलगाम हमले में अपने हाथ के ना शामिल होने की बात कह रहा है, जांच की बात कह रहा है, लेकिन इधर पाकिस्तान में केपीके हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, तीनों जगह जो अलग अलग तरह से हमले हैं वो पाकिस्तान पर हो रहे हैं। उसके पीछे की क्या उसके पीछे गणित है, क्या स्थिति है और क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डीके दुबे जी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, जम्मू कश्मीर पर गहन अध्ययन इनका है। और सर, लगातार हम बात कर रहे हैं, बात पहले केपीके से शुरू करते हैं। कुछ ही घंटे पहले वहां पर एक बड़ा हमला हुआ है और 7 लोग, अभी फिलहाल सूचना है कि 7 लोग मारे गए हैं जिसमें सेना के लोग हैं। इसके क्या मायने हैं? देखिए, पाकिस्तान के पहले जियोपॉलिटिकल स्टेटस को समझना चाहिए और जियोपॉलिटिकल स्टेटस उनका ये है कि वहाँ कौन सरकार है, मतलब पावर किसके पास है, ये तय नहीं हो पा रहा। भारत के प्रधानमंत्री पिछली बार भी जब ये पुलवामा और सब हुआ था तब भी, और उस समय आपको याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि, या कुछ बात सब निकल कर आई थी कि बात हुई ट्रंप से, पिछली ट्रंप 1, तो ये हो रहा था कि भाई पाकिस्तान को कंट्रोल करना है, तो ट्रंप ने भी ये कहा था कि भाई बात किससे करनी है ये पता नहीं है। आईएसआई से बात करनी है, सेना से बात करनी है, जिहादी संगठनों से बात करनी है, सरकार से बात करनी है, आखिर वहां बात किससे करें ये बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर भारत भी ये मानता है कि पाकिस्तान तो है इन सबके पीछे, ये तो तय है, लेकिन पाकिस्तान में कौन है और उसकी चाबियां किसके पास हैं, कंट्रोल किसके पास है, ये एक बड़ी समस्या है। केपीके जैसा वहां हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में या फिर बलूचिस्तान में या फिर सिंध में या और जगहों पर, तमाम उनके कभी भरी मस्जिद में नमाज पढ़ते समय बम फूट जाता है, कभी उनके यहाँ ट्रेन हाईजैक हो जाती है, कभी सेना के ऊपर हमले हो जाते हैं सीधे, और टारगेट सेना को कौन कर रहा है। तो ये विषय ये है कि पाकिस्तान के अंदर उसके निर्माण की जो इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, वो इंस्ट्रूमेंटैलिटी के कंट्रोल में है सब कुछ। सरकार एक पक्ष होती है, तो शहबाज शरीफ सरकार में हो सकते हैं, उनका एक पक्ष हो सकता है कि उनको इंटरनेशनल डील भी करना, उनको पूरे देश का भरण पोषण भी करना, उनको पूरे देश को एस्टैब्लिश भी करना, पूरे देश में रोजगार भी सृजन करना, सब कुछ देखना है। उसके लिए उनको लगता होगा निश्चित रूप से कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए। अब आतंकवाद नहीं होना चाहिए तो उसको रोकेगी सरकार, प्रयास करेगी, लेकिन सरकार का निर्णय क्या फाइनल है? तो ये जो सेना के ऊपर हो रहा है केपीके में, ये तब से शुरू हो रहा है जब से तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार के बीच की जो सीज फायर था वो ब्रेक हुआ।
उसके बाद से लगातार सेना पर हमले तेज हो गए हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का मामला हो, चाहे वो यहाँ का मामला हो। यानी कि पाकिस्तान के अंदर के जिहादी गुट या जो स्वतंत्रता को अपना अधिकार मानते हैं ऐसे गुट, उनका मानना है कि पाकिस्तान की आर्मी ने उनको पोपट बनाकर रखा, इस्तेमाल किया, आतंकी तैयार किए, इस्तेमाल किए। और ये बात तो वहां की सरकार ऑफिशियली कह रही है। आपको याद है 2019 इमरान खान वो इंटरनेशनल मंचों पर कह के आए थे कि भाई यूके और पश्चिमी देशों ने पहले हमसे आतंकवाद पलवाया और अपने लिए इस्तेमाल करा, और अब हमें छोड़ रहे हो। यानी कि जो फसल बोना उन्होंने सिखा दिया, जो फसल बो दी गई, वो फसल अब उसकी प्रोडक्टिविटी अब उसकी मार्केट खत्म हो गई, तो हम क्या करें? हमारा तो व्यापार ही खत्म हो गया, आतंकवाद व्यापार था। लेकिन इसके पीछे जो अभी ख्वाजा आसिफ ने कहा, वैल्यू उनकी हो ना हो, लेकिन कहा तो उस बंदे ने, और इंटरनेशनल मंच पर कहा है कि मीडिया के इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, हाँ, वो ये कह रहा है कि भाई हम 30 साल तक यही करते रहे, हम तो खुद ही पीड़ित हैं। अब जो हथियार हमने बना लिए, जो आतंकी बना लिए, जो आतंकी मानसिकता बना दी, जो आतंकवादी तैयार कर दिए, वो उससे हम कैसे निपटे? वो तो हमारे लिए खतरा हो गए। आपने सांप पाला था, वो आपको ही काट रहा है, और मैं मारूं कैसे? क्योंकि वो बड़ा बेकरार हो चुका है। तो सरकार का भी इशारा किसी न किसी तरह से वहां आईएसआई की तरफ है या फिर वो सेना की तरफ है। वो सीधे कह नहीं सकते, क्योंकि वो सीधे कहेंगे इमरान खान की तरह तो क्या होगा? इमरान खान को हमने देख लिया। ये भी कहना यही चाहते हैं कि भाई आतंकवाद पाकिस्तान पनपा रहा था, हम व्यापार कर रहे थे, वो आपकी वजह से कर रहे थे, आप हमको उस पर सब्सिडी दे रहे थे, शांति की सब्सिडी आ रही थी, तमाम तरह का एड आ रही थी, पीस एड, वो सब एड सेना के पास जाती थी। सेना तैयार कौन करेगा भाई? हम तैयार कर रहे थे, मतलब कौन तैयार करेगा? सेना तैयार कर रही थी ना। तो सेना ने जो तैयार किया, तो आज की तारीख में वो ये कहना चाहते हैं कि देखो ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सब कुछ सेना के हाथ में है, ये सेना का दूसरा एड आईएसआई है, उसके हाथ में है। हम तो जी आतंकवाद रोकना चाहते हैं, हम खुली इंक्वायरी करना चाहते हैं, हम खुली बात करना चाहते हैं, हम खुला इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, सब कुछ हम करना चाहते हैं। और ये हो भी कि वो जो सरकार में बैठे 4 लोग हैं उनको मालूम ना हो कि ये कहाँ से हो रहा है। लेकिन ये चीज़ तो पहले से जग जाहिर है कि भाई जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो तो एक पपेट गवर्नमेंट है, उसके हाथ में कुछ है नहीं। हमने करगिल के दौरान देखा कि नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। नवाज शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा इस बात को, बाद में सरकार भी इसको तख्तापलट उसको अंत उसका होना पड़ा। तो तब से लेकर एक परंपरा रही है कि असली शक्ति तो उस आर्मी चीफ की कुर्सी में ही है। आर्मी चीफ जो बैठा है, और वहीं वो जो मदरशिप जो है आतंक का, वो भी वहीं पे है, हमला भी वहीं पे करना है। और सिविलियन गवर्नमेंट को पता हो ना पता हो, वो एक डिनायल के तौर पर, यानी एक हमला करेगा, एक डिनाई करेगा, और दोनों में एक बैलेंस बना रहेगा। ये भी तो एक गेम हो सकता है। ये हो सकता नहीं, पीछे से तो सारी स्थिति क्लियर है। अब नवाज शरीफ की आप बात कह रहे हैं, नवाज शरीफ में कल फिर एक स्टेटमेंट आया नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ ने कल कहा, शहबाज शरीफ को, ऐसा मीडिया में आया, शहबाज शरीफ को कहा गया कि भारत के खिलाफ कोई हार्ड एक्शन न लो, इसमें भारत मजबूर है, या भारत के साथ हमें संबंध बनाने हैं, भारत के साथ संबंध बिगाड़ने नहीं है। ये सरकार की हैसियत से बयान दिया जा रहा है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं। लेकिन सत्य तो यही, इस स्टेटमेंट का भी मतलब यही निकलता है कि वो सीधा आर्मी की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखो, चाहे इमरान खान का मामला हो, चाहे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का मामला हो, इनके भी कंट्रोल जब तक आर्मी के हाथ में ये खिलते रहे तब तक ठीक है। जिस दिन ये बोल देते हैं उस दिन उनका भी तख्ता पलट हो जाता है, वो जेल में पड़े हुए हैं। यहां तक कि जुल्फिकार अली भुट्टो तो लटका ही दिए थे उन्होंने, मतलब वो इस मामले में भी पीछे नहीं हटते। इसलिए यहां पर सरकार के नाते वहां की जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो हो सकता है कि कुछ हद तक उनका ठीक हो, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो इमरान खान नहीं बन सकते, वो नवाज शरीफ नहीं बन सकते, नहीं तो आर्मी क्या करेगी ये पता है। अच्छा, पॉलिटिकल अथॉरिटी इशारा कर रही हैं तो उनके समर्थक भी हैं, उनके समर्थक टारगेट बनाए हैं आर्मी को। आपको याद है कि उनके सेना कार्यालय पर हमला हुआ था, किसने किया था? ये इमरान खान के लोगों ने किया था। भाई आज भी सेना पर इमरान खान की जो पार्टी है, वो उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो तो सेना ही है ना। और जब भी सरकार वहाँ कुछ ऐसा करना चाहती कि ठीक हो जाए माहौल,
तो उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी सेना रहती है और सेना के अगेंस्ट वो जाते हैं तो वो सत्ता पलट कर देते हैं, यहाँ तक कि वो फांसियों पर भी चढ़ा देते हैं। इसलिए अब जो पाकिस्तान की इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, वो इंस्ट्रूमेंटेलिटी ये है कि भाई हमने तो पाकिस्तान कलमा के आधार पर बनाया, और कलमा के आधार पर पैगंबर ने एक शहर बनाया मदीना। हम तो पैगंबर के सच्चे भक्त हैं और सच्ची राह पर चल रहे हैं। सारे संसार में इस्लाम जो है वो तावीज़ करवाना है या नाजिब क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, सारे संसार में इस्लाम लाना है। प्रॉफिट उसको अल्लाह के दम पर लाना चाहते थे, ये बंदूक के दम पर लाना चाहते हैं। ये तरीका इनका ये है कि साहब हम बंदूक दिखाकर और सारे संसार को ख़त्म करके और हम इस्लाम के चौधरी बन जाएंगे और हम संसार को चलाएंगे, जो मुझे लगता है इनके अंत का भी कारण बनेगा, निश्चित रूप से इनके अंत का कारण बनेगा। लेकिन पाकिस्तान की जो बड़ी आवाम है, जिसको ये कन्विंस करके लाया गया था पाकिस्तान कि हिंदुस्तान को फतेह करना है और फिर हिंदुस्तान में सत्ता स्थापित की जाएगी और उस सत्ता में तुम बड़े ओहदों पर रसूखदार लोग बनोगे, वो इंस्ट्रूमेंटेलिटी पाकिस्तान की कैसे खत्म होगी ये तो सरकार सोचे, क्योंकि वो नहीं खत्म होती। वो जब तक खत्म नहीं होती तब तक ये सेना का तांडव खत्म नहीं होता, लोगों का तांडव खत्म नहीं होता। उसमें से कुछ लोग सेना को मारेंगे, सेना के कुछ लोग उनको मारेंगे, आईएसआई के कुछ लोग इनको मारेंगे, ये तो होता रहेगा छोटी मोटी घटनाएं। लेकिन पूरे पाकिस्तान की जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी है वो है इस्लाम का एक फोटो दिखाकर, गलत फोटो दिखाकर, लोगों को गलत तरीके से कन्विंस करके हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना, हिंदुस्तान को फतेह करना। इसलिए ये सब हो रहा था। अब स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं इतनी उलझी हुई है। एक तरफ भारत की जनता कह रही है कि भाई जवाब होना चाहिए और जवाब बेहद सख्त और बेहद निर्णायक होना चाहिए। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि जो जवाब है, जो अगर वॉर होती है तो वो मल्टी फ्रंट पर लड़ी जाएगी। ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि हम लोग हाइपोथेटिकली ये कहते हैं कि वॉर की सिचुएशन बन जाती है, तो पाकिस्तान के पक्ष में आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ये भी खबर है कि टर्की से बहुत सारे प्लेन आ रहे हैं, जा रहे हैं, टर्की अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। टर्की चूंकि नाटो का से जुड़ा हुआ कंट्री रहा है तो उनके पास यूएस की टेक्नोलॉजी भी है और तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। स्पष्ट अब तक तो दिखाई दे रहा है कि तुर्की उसके साथ खड़ा है इन पाकिस्तान के साथ। और कौन कौन से देश हैं जो आमने सामने का युद्ध होगा जो कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकते हैं, इस्लाम के नाम पर ही सही। मुझे झंडा तो इस्लाम का बुलंद करने के लिए नहीं। देखिए, इस्लाम को समझना चाहिए या उसके 1500 साल के इतिहास को समझना चाहिए। आपको पता है कि जो फिलिस्तीन में हो रहा है उसमें सारे इस्लामिक कंट्री उनके साथ क्यों नहीं खड़े दिखाई दिए? कुछ शिया संगठन या शिया ग्रुप ही खास साथ में क्यों खड़े दिखाई दिए? उसकी खास बात यह है कि फ़िलिस्तीन इजिप्ट का जो हिस्सा है वो शफ़ी मुसलमानों का है। सुन्नियों में 4 फ़िरके हैं बड़े, उनमें शफ़ी है, उसमें मलकी है, उसमें हनफी है। ये जो 4 बड़े ग्रुप हैं ये चारों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। इस्लाम के नाम से वो कहते तो ज़रूर हैं, लेकिन सच ये है कि ये फ्रंट पर नहीं उतरते। तो सवाल ये पैदा होता है कि फ्रंट पर कौन सा मुसलमान उतरेगा? अब टर्की और सऊदी 2 ग्रुप हैं। टर्किया इस समय माइनॉरिटी में है, सऊदिया इस समय मेजॉरिटी में है। सऊदिया में प्रिंस सलमान बैठा हुआ है। प्रिंस सलमान रिफॉर्मिस्ट हैं, वो रिफॉर्म लाना चाहते हैं इस्लाम में। टर्की में अर्दोजन बैठा हुआ है, उनके अंदर बहुत सारा इस समय हलचल चल रही है। तुर्की में बहुत बड़ी हलचलें चल रही हैं। उन्होंने मेयर को गिरफ्तार कर लिया, अर्दोजन के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, अंदर डिस्टर्बेंस चल रही है। तुर्की वो लाना चाहती है जो टर्की सल्तनत हुआ करती थी जब खलीफा बैठता था। वो इसलिए सऊदी अरेबिया को भी काउंटर करने में पीछे नहीं हटते। एक दूसरे के जिससे संबंध हैं उनसे वो कटे कटे से रहते हैं। तो पाकिस्तान का मतलब ये हो गया, तुर्की साथ खड़ा दिखाई देने का मतलब हो गया कि मुस्लिमों के मेजॉरिटी स्टेट पाकिस्तान के साथ नहीं है। जो सऊदी अरेबिया जिनका नेतृत्व करता है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। तुर्की जिनका नेतृत्व करता है 2-4-5 कंट्रियों जिनसे वो संबंध बनाना चाहता है, जो अपने आप को बड़ा करना चाहता है, फिर से इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है,
तुर्की उनके साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। तुर्की की सिचुएशन फ्रांस के साथ, अजरबैजान के साथ और इधर इन स्थितियों में भारत ने भरपूर उनके ऊपर दबाव पीछे बनाया था। कुछ जगहों पर तो टर्की के खिलाफ हमने समर्थन भी कर दिया था। तो तुर्की की बात जहां तक आती है, वो अकेला पाकिस्तान के साथ अगर खड़ा भी हो जाए तो बहुत कुछ स्थिति में नहीं है। तुर्की ऐसा नहीं है, नाटो का वो सदस्य था तो वो उनके पास हाइड्रोजन बम है। नाटो के सदस्य होने के नाते उसमें छोटी छोटी गोली चलाने वाले भी होते हैं। तुर्की उन्हीं में से एक है। तुर्की का मतलब ये नहीं है कि वो भारत जैसे विशाल देश और गहन टेक्नोलॉजी के देश से वो टक्कर ले लेंगे, लेकिन हाँ, मदद तो कर ही सकते हैं पाकिस्तान की। इसलिए ये कहना बहुत कठिन है कि पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा भी दिखाई पड़ेगा। तुर्की भी अगर खड़ा दिखाई पड़ेगा तो नाटो इस समय अमेरिका नेतृत्व करता है, तो क्या ट्रंप उसमें कोई स्टेटमेंट देंगे? अभी वो भी सवाल पैदा हो जाएगा कि ट्रंप भी बीच में कूदेंगे और नाटो के बाकी सदस्य बीच में कूदेंगे। तुर्की का सहयोग कहीं ना कहीं से रशिया भी कर देता है कभी कभी, तो रशिया क्या उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा? तो उनसे भी संबंध खराब होंगे। इसलिए तुर्की भी सीधा खड़ा पाकिस्तान के साथ नहीं दिखाई पड़ सकता। दूसरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान को ये एहसास हो रहा है कि उनके पास शक्ति तो नहीं है, टूटने के कगार पर पक्का है। भारत ने अगर हमला किया तो कम से कम कुछ डिफेंस की स्थिति तो बना लें, कुछ प्राण तो बचाने की स्थिति बना लें। इसलिए वो दूसरों की मदद ले रहे हैं। वो इसलिए युद्ध करने के लिए नहीं कर रहे, वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो समाप्त होने की स्थिति में है, तो कुछ देर तक वो फील्डिंग कर लें, इसके लिए ही थोड़ा चलने का प्रयास हो रहा है। बाकी उनके पास कुछ है नहीं। इसलिए ये सारे प्रकरण में अगर सही से एनालाइज करेंगे तो पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा दिखाई देने वाला नहीं है। जैसे हमने देखा, हमने पहले भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान को पता है कि इससे पहले पुलवामा हुआ था, उसका भी बहुत सख्त जो जवाब था वो भारत ने दिया था एयर स्ट्राइक के जरिए, और उसके बाद इधर भी जम्मू कश्मीर में भी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 को उठाने की बड़ी कार्रवाई की थी। पाकिस्तान को या फिर आर्मी को ये अंदेशा तो होगा कि अगर वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो उसका जवाब उससे कहीं ज़्यादा, पिछली बार से कहीं ज़्यादा तगड़ा होगा। तो क्या ये संभव नहीं है कि पहले से वो तैयारी करके बैठे, पहले से उन्होंने तमाम कैलकुलेशन कर ली हो, पहले से वो इस तरह की तमाम संभावनाओं को एक्सप्लोर कर चुके हों कि भारत इस तरीके का जवाब देगा तो हम इस तरह जवाब देंगे, इस तरीके का जवाब देगा तो इस तरीके का जवाब देंगे, यानी अपना जाल पाकिस्तान ने बिछा लिया होगा। तो क्या हम किसी तरह पाकिस्तान के किसी जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या हमें अपना गेम अपने प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए? वो क्या हो सकता है? इस एंगल से कम ठंडे दिमाग से ये भी सोचने की जरूरत है कि हम इस पे, आपको क्या लगता है कि इस तरह सोचने की जरूरत है या नहीं? देखिए, भारत के मोदी जी का खासतौर से ये जो सरकार इस समय बैठी हुई है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। ये कभी दूसरे की बैटलफील्ड में नहीं घुसती, ये अपने माहौल में ही घुसती है। जब तक हम हवा में पतंग नहीं उड़ाने लायक होंगे तब तक हम देश भर की बातें सुनेंगे, लेकिन हमारी सरकार बैठी रहती है। हमारी सरकार जैसे ही उसकी तैयारी पूरी होती है तब हमला करती है। वो चाहे आप एयर स्ट्राइक में देख लो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक में देख लो, भारत में खूब बवाल हुआ था। सरकार ने अपने समय पर अपने हिसाब से उसका रिटेलिएशन किया। इसलिए ये तो मत सोचिए कि वो तैयार होकर बैठे होंगे और हम उसमें जाकर जाल में फंस जाएंगे। आक्रोश होता है तो तमाम तरह के मेजरमेंट होते हैं जो सरकार उठा रही है, जो जनता को बताने के लिए भाई हम उठा रहे हैं। लेकिन जो युद्ध जैसी बड़ी स्थिति है वो भारत तभी करेगा जब भारत अपने हिसाब से जाल बिछा लेगा। अब इसमें जो ये पहलगाम हुआ, इसमें कभी कभी दो तीन बातें दिमाग में आती हैं। पहली बात तो ये है कि वक्फ एक बड़ा गेम था भारत में और जिन्ना की पॉलिसी का हिस्सा था। जिन्ना भारत को फतेह करना चाहता था, इसलिए वो प्रिंसली स्टेट में भी, उसके अधिमिलन में भी राजा तय करें ऐसा करना चाहता था। उसको लग रहा था 100 पाकिस्तान बनाएगा। फिर उसने ये वक्फ वाला खेल उसी समय खेल लिया। हम पाकिस्तान के ट्रैप में आ गए और हमने यहाँ धार्मिक स्थलों को प्रिजर्वेशन की बात कह दी और हमने 1954 में वक्फ बोर्ड बनाकर वो प्रॉपर्टी जो हमारी होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, वो फिर से मुसलमानों को ही दे दी। वक्फ बोर्ड 2013 में सफल हो गया, पावर ले गया वो, और पावर इतनी ले गया कि ऑटोनॉमस टाइप हो गया। ऑटोनॉमस इतना हो गया कि वो भारत की बाकी प्रॉपर्टी को भी क्लेम करने लगा।
अब सरकार उसको रिवर्स कर रही है। सरकार के रिवर्स करने का मतलब ये है कि जिन्ना और जिन्ना के वंशजों की जो पॉलिसी है हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने की, वो पॉलिसी फेल होना। अब जब वो पॉलिसी फेल होना, तो फिर क्या टारगेट वही रहे और मोड बदल दें? तो कहीं ये मोड तो नहीं बदला है। ये जो पहलगाम हुआ है ये मोड तो नहीं बदला, क्योंकि ओवैसी 18 तारीख को वहाँ एक बड़ा जलसा करता है 50,000 से ज़्यादा लोगों का। जलसा करने के बाद अगले दिन वो श्रीनगर जाता है, मीर वाइज उमर फारूक के साथ बैठता है। मीर वाइज उमर फारूक 100% टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला है या मैं कहूँ अलगाववादी है। मीर वाइज उमर फारूक के साथ बैठने के अगले ही दिन पहलगाम हो जाता है। पहलगाम में केवल पुरुष संप्रदाय पूछकर, धर्म पूछकर मारे जाते हैं। और जो वीडियो जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें एक जो टूरिस्ट ऑपरेटर है वो गोलियां चलते समय अल्लाह अकबर कहता है, रोक लेता है। अल्लाह अकबर करने के बाद नीचे गोलियां चल रही हैं और ऊपर से वो टूरिस्ट को घुमा रहा है। टूरिस्ट उस पर अपनी वीडियो बनाता है। इस ऑपरेटर को ये भी मालूम है कि नीचे गोलियां चल रही हैं। गोलियों की आवाज़ से अल्लाह अकबर बार बार कहता है। यानी कि सूचना सबको है, मेंटली तैयार रखने को सबको कहा गया है। अब इनका कनेक्शन देखिए, एक तरफ आप बांग्लादेश में उथल पुथल के लिए भारत पर प्रश्न खड़ा हो रहा है और भारत के खिलाफ बांग्लादेश कर रहा है। दूसरी तरफ वक्फ के मामले में ममता बनर्जी घिर गई हैं, वहाँ मुर्शिदाबाद हो गया। तीसरी तरफ वक्फ के मामले में सरकार बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से मना कर दिया है। लीगली कोई ग्राउंड बचता नहीं है, प्रॉपर्टी सारी सरकारी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला खुलेगा, ये सब चीजें खुलकर सामने आएंगी। ये सब कुछ जिन्ना की पॉलिसी का हिस्सा था। तो कहीं ये जो पहलगाम है वो इन सबसे माइंड हटाकर एक जगह कंसंट्रेट करने का तो नहीं है। कैसे कि जो मुस्लिम अतिवादी संगठन भारत में काम करते हैं वो सब भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है भाई ये तो बिल्कुल राष्ट्रवादी हो गए 100%। और मजे की बात यह है, अभी 2 साल पहले यही संगठन सीएए के मामले में पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट को यहां नागरिकता दिलवाने के लिए आत्महत्याएं कर रहे थे शाहीन बाग में बैठकर। पाकिस्तान से विरोध, पाकिस्तानी नागरिकों से प्रेम, भारत के पक्ष में। लेकिन भारत विरोधी शक्तियां जो हिंदुस्तान में घुसी हुई है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट, उनके लिए आप यहां आत्महत्याएं कर रहे हो। ये कह रहा है कि जिन्ना की दारुल इस्लाम बनाने की पॉलिसी को मोदी जी जैसी सरकार ने, चाहे वो पीएफआई उड़ाना पड़ा हो, चाहे वो सारे ये करने पड़े हों, और देश में जो सरकारें बैठी हैं वो इलीगल मदरसा मस्जिदों पर एक्शन ले रहे हों, इलीगल ऑक्यूपेशन पर एक्शन ले रहे हों, सोमनाथ का मामला अभी सामने आया उस पर एक्शन ले रहे हों, ऐसी परिस्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं है जो 20 साल बाद का सोच रहे हों वो अभी करने की कोशिश की गई हो। और तीनों मिलकर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर के संगठन, कुछ लोग हिंदुस्तान की सरकार का दिमाग डाइवर्ट करेंगे, कुछ हिंदुस्तान के लोगों का दिमाग डाइवर्ट करेंगे, हिंदुस्तान के लोगों को शक नहीं होने देंगे और जिन्ना जो करना चाहता था उसको करने में सहायता करेंगे। और ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा हो। 65 की लड़ाई में क्या हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े दिखाई दिए थे? 71 के युद्ध में क्या हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए थे, जिनके लिए हमको एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लाना पड़ा, जिनको हमको कहना पड़ा, जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, पहले हमें डिफेंस एक्ट लाना पड़ा था, फिर हमें एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लाना पड़ा था। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट और डिफेंस रूल्स हमने इसीलिए बनाए थे कि जो लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़े थे युद्ध काल में, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, वो संपत्ति उसकी कब्जा करेंगे, उनको जेल में ठूसेंगे। वो लोग भाग भाग कर पाकिस्तान चले गए थे, क्योंकि बचकर किसी तरह भागे तो वो प्रॉपर्टियाँ एनिमी प्रॉपर्टी हो गई थी। तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में जो लोग रहे थे वो हिंदुस्तान के होकर सब रह गए थे। उन्होंने 47 में भी साथ दिया था, उन्होंने 65 में भी साथ दिया था, उन्होंने 71 में भी साथ दिया था, उन्होंने 99 में भी साथ दिया था, और उन्होंने भारत के इंटरनल छद्म युद्ध इसको कहते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस में भी साथ दिया। और उसी कड़ी में ये 14 लोग जो चिन्हित किए गए हैं
पहलगाम में, ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन ऐसा है कि अब 10 साल से तीसरी बार मोदी सरकार है, अगर इस तरह के संगठन, अतिवादी संगठन है, कौन रोक रहा है कि अब तक कितने साल लगेंगे इन लोगों को खत्म करने में, इन पर कार्रवाई करने में? नहीं, कार्रवाई करना और खत्म करना अलग अलग बात है। दूसरी बात, कार्रवाई करने का मतलब आप चिन्हित कर लोगे तब ना, जो अंदर का आग है। आज तक बांग्लादेशी चिन्हित नहीं कर पाए हैं, तो कहाँ ये इस तरह की बातें, उनका कोई मीनिंग रह नहीं जाता है, उनका कोई पीछे का लॉजिक दिखाई नहीं देता है कि भाई सरकार, ऐसा तो नहीं सरकार के पास बड़ा मैकेनिज्म है, उनके पास हर तरह की जानकारी है। अब जो कुछ इस हमले के बाद राज्य सरकारों को कहा गया है कि इलीगल पाकिस्तानियों को बाहर वापस भेजना है, उनका वीज़ा हो या ना हो, बांग्लादेशियों पे छापे पड़ रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी जो सो कॉल्ड इमिग्रेंट्स हैं, घुसपैठी हैं बेसिकली। तो ये काम तो पहले भी हो सकता है। ये सोने की जो बीच में सो जाने की जो परंपरा है और फिर अचानक उसका ये जो लूप होल्स हैं हमारी कार्रवाइयों में, इसका तो फायदा उठाएगा। आप अभी गर्मजोशी से कार्रवाई करेंगे, फिर 6 महीने बाद फिर ठंडे पड़ जाएंगे और फिर हम कहेंगे कि इस तरह की अगेन ये जो लगता है कि इस तरह साजिशें हो रही हैं। पर दुश्मन साजिश करेगा, वो उसका चरित्र है, वो उसका धर्म है। आप क्या कर रहे हैं, इसकी बात करिए। नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, पीएफआई का स्ट्रक्चर पूरा सरकार ने नष्ट किया है, और केवल पीएफआई का नहीं किया, उसके साथ जुड़े हुए 10 और संगठनों का भी किया, और बाकायदा ऑफिशियल गजट में निकाल कर किया। इसमें भी कोई शक नहीं कि एफसीआरए कानूनों में सरकार ने बड़ा परिवर्तन किया है ताकि विदेशी धन इनकी मदद ना कर सके, भारत के अंदर जो स्ट्रक्चर थे वो इनकी मदद ना कर सकें। तो सरकार अपने हिसाब से जैसा डेटा उसके पास आ रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। जब ये परिस्थिति बनती है पहलगाम वाली, तो सरकार के पास फिर अनलिमिटेड पावर आ जाती है। अब आपको बताऊं कि देश में लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दोषी कौन है। मैंने पहले दिन में कहा था कि भाई ये उमर अब्दुल्ला बैठे हैं तभी से ही क्यों तेज हो गया, अभी तक तो ठीक चल रहा था। उमर अब्दुल्ला के बैठने के बाद ये सारी गतिविधियां तेज होने लगी, यानी कि सरकार भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, और लोगों को लगने लगा होगा अब सरकार बैठ गई, अब तो हम ही बैठ गए हैं। अब उसके पीछे का दोषी कौन, तो लोग सुप्रीम कोर्ट का नाम रखने लगते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्ती 370 का मुकदमा लड़ते समय कहा था कि जल्दी सरकार बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक्सपीडाइट का ऑर्डर किया था, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ये किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में यही आदेश होते हैं, इसी तरह के आदेश होते हैं। लेकिन जब पहलगाम जैसी घटना होती है तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आता है कि वाकई में स्थिति गंभीर है। पहलगाम जैसी घटना होती है तो सरकार की बाकी मशीनरी को भी समझ में आता है कि स्थिति गंभीर है। पहलगाम जैसी घटना होती तो ह्यूमन राइट कमीशन जैसे कमीशन साइड में हो जाते हैं, तमाम तरह के फंडामेंटल राइट्स पर विचार करने वाले या काम करने वाले फिर वो माइनॉरिटी में चले जाते हैं। तो ये परिस्थिति ऐसी होती है जिस समय देश का सेंटीमेंट सरकार के साथ होता है, और जब देश का सेंटीमेंट सरकार के पास होता है तो फिर वो अपनी जो कर रही है रेगुलरली उसकी स्पीड बढ़ा देती है। इसलिए आपको लग रहा है कि इस समय बड़ी तेजी से ये हो रहा है, पहले से नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है। हर समय पर हो रहा था, हर समय पर उसका था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी स्पीड कम ज्यादा होती है। तो आज जो स्पीड है वो पहलगाम के समय पर है, और देश की 80% आबादी ये कह रही है कि नहीं आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। और परिस्थिति यहां तक आ गई है कि अब मुस्लिम पक्ष को भी डर लग गया, क्योंकि एक व्यू ये भी आ रहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरह से हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो जाए। वक्फ का समय चल रहा है, ऐसे समय पर अगर हिंदुओं की धर्म पूछकर हत्या कर दी जाएगी तो अहमदाबाद जैसा भारत में एक प्रकरण हो जाएगा, और अहमदाबाद जैसा हो जाएगा तो भारत अपने में उलझ जाएगा। तो मेरी तरफ और पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ दिमाग लगाना थोड़ा कम कर देगा, ऐसा उनका मानना है। तो ये परिस्थिति का क्रिएशन का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जिस स्पीड से जिन परिस्थितियों में कर सकती है और उस स्पीड से उन परिस्थितियों में कर रही है। हमको लगता है कि भाई क्रिकेट मैच 50 ओवर का है तो हर ओवर में 4-5 हिट लगने ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। कभी कभी पिच भी देखी जाती है, और ये समय है जब चर्चा हो रही है इन सब बातों पर। अदरवाइज रेगुलर जो इस तरह की बहुत सारे जो हम कहें कि बाकी दिनों में तो इस तरह की चर्चा होती ही नहीं है। मुझे किसी ने किसी एक
राज्य की पुलिस के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा कि दरअसल हमारे जवान बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ते हैं और फिर छोड़ आते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पार कराते, उससे पहले कि वो वापस अपने ग्रह स्टेट में आए, वो वापस आ जाते हैं। वो कौन सा मैकेनिज्म है? हम कम से कम उन लूप होल्स को तो हम लोग ठीक करें। ये चीज ऐसी है कि ऐसा लगता है कि हम रिएक्शनरी मेजर्स को ज्यादा तो कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद कोई कंस्ट्रक्टिव लॉन्ग टर्म का प्लान है वो रास्ता में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, वो निर्णायक स्थिति कब होगी, वो निर्णायक जवाब कब होगा, वो निर्णायक, या फिर ये भी कह सकते हैं, बहुत सारे जो सामाजिक विज्ञानी हैं वो ये कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के भी विज्ञानी ये कहते हैं कि भाई देखिए, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी देश काल में सीमा के जो मसले हैं वो हल नहीं हुआ करते, वो हमेशा चलने वाली चीजें हैं। क्या ऐसा मान के हमें? आपकी बात से हम सहमत हैं, 100% सहमत है, लेकिन केंद्र की सरकार का सहयोग करने के लिए राज्य की सरकारें भी उतनी ही तत्पर होनी चाहिए इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए जितनी की केंद्र की सरकार है। अब बंगाल की सरकार का हाल आप देख रहे हो, केरला की सरकार का हाल आप देख रहे हो, तमिलनाडु की सरकार का आप हाल देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार का आप हाल देख रहे हैं, पंजाब की सरकार का हाल देख रहे हैं, या बॉर्डर में हम हिमाचल चले जाएं तो वहां की सरकारों का रुख देख रहे हैं आप। तो केंद्र की जो फोर्स है जो बॉर्डर पर लगी है बीएसएफ, वो इतना ही कर सकती है कि पकड़कर वहां ले जाए। हकीकत में है, मुकदमा कहां चलेगा? राज्य में चलेगा। डिटेन कहां करोगे? राज्य में करोगे। सामने कौन लड़ेगा? मुकदमा कौन लड़ेगा? राज्य करेगा। अब राज्य जब जिस समय आपके साथ 100% सहयोगी की भूमिका में ना हो, वहां ये जो आप कह रहे हो कि सेना के पास या बीएसएफ के पास इतना ही रहता है कि पकड़ लो और छोड़ाओ, लौट के आओगे वो दूसरे बांग्लादेश के या बंगाल के लोग उनको रास्ता दे देते हैं और मंगा लेते हैं। इसलिए जनता का साथ होना खड़ा दिखाई देना चाहिए और सरकारों का खड़ा होना दिखाई देना चाहिए। वो हमारी कमी है कि हम इन राज्यों में सरकारें अभी तक नहीं बना पाए, वो हमारी कमी है। इसको मैं स्वीकार करता हूं कि हम में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हम राज्यों में वो पकड़ नहीं बना पा रहे जो बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जिस समय पर हम राज्यों में भी सरकारें बना लेंगे और फिर एक्शन आपको रोज के हिसाब से दिखाई पड़ेगा। जो आप बंगाल की बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता? उसका भी तो बॉर्डर लगा है नेपाल से। नेपाल से खूब इन्फिल्ट्रेशन होता है, आजकल करके दिखावे। नेपाल के बॉर्डर पर तमाम गतिविधियां हैं, योगी जी ने सब तुड़वा दी। नेपाल के बॉर्डर, नेपाल से भारत में जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता था करके दिखाए। होता भी है तो डिटेन किए जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होता है। तो डिपेंड राज्य सरकारों पर भी करता है, लोकल बॉडीज पर भी करता है। तो लोकल बॉडी, राज्य सरकार अगर केंद्र के साथ फुली नहीं खड़ी है और अपोजिशन में खड़ी हुई है तो देखिए फिर इन राज्यों के बॉर्डर से एक्शन लेना थोड़ा मुश्किल काम होता है या उसमें गतिविधि को तेज करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए केंद्र की सरकार का एक्शन तो वो एक्शन में है, लेकिन राज्य जब तक सहयोग नहीं करता तब तक वो फुल्ली उसका परिणाम नहीं निकाल सकता है। इसलिए ये आपको दिखाई देता है कि जो हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा। उसका कारण ये राज्य की सरकारें भी हैं और वहाँ की जनता को भी ये विचार करना चाहिए कि कैसे असम में जैसे किया, असम में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन दिखा भाई कोई कैसा हो रहा है। एक समय पर तो बंगाल बहुत पीछे था, असम ही आगे था, लेकिन असम में सरकार बदली तो आप देखिए रोज एक्शन ले रही है वो सरकार, रोज कुछ ना कुछ कर रही है। आप घुस के दिखाइए उस बॉर्डर पर, वहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि इलीगल लोग वहाँ से घुस रहे हैं। वो तो सरकार बैठी है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कर रहे हैं। त्रिपुरा में खूब इन्फिल्ट्रेशन होता था, सरकार बदल गई है, अब देखिए वहाँ क्या स्थिति है। लेकिन यहाँ जो बंगाल की स्थिति है या जो और प्रदेशों की स्थिति है, ये स्थितियों की वजह से परिस्थितियाँ खराब हैं, जो हमको वही इलस्ट्रेशन में वही स्टेट दिखाई दे रहे हैं जिन स्टेटों में नॉन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहरहाल ये समय है ऐसी सब चर्चा करने का। उम्मीद ये है कि सरकार हर एक पहलू पर काम करे, जहाँ जहाँ कमियां हैं, चाहे वो आंतरिक अपने देश के अंदर है या देश के बाहर है, और अपनी पूरी तैयारी के साथ, समय भरे लगे लेकिन पूरी तैयारी के साथ एक निर्णायक जवाब जरूर दे और निर्णायक निर्णय ले, जिससे आगे इस तरह की स्थितियां पैदा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार।